हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओकुल। ओकुल क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछली क्लास में हमने इंडिया की जो न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन थी उस पर बात करी थी। आज हम देखने वाले हैं फेजेस ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी, जो कि काफी इम्पोर्टेंस है रखती है आपके एग्जाम के लिए। बेसिकली जो फेजेस ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी है, ठीक है, ये हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं एस जयशंकर जी, उन्होंने ये फेजेस ऑफ जो इंडियन फॉरेन पॉलिसी है हाल ही में एक स्पीच में दिया था, तो इसलिए हम इस पर चर्चा कर रहे हैं। तो अगर उनके स्पीच के ही बेसिस पे हम देखना शुरू करें, तो जो भारत की विदेश नीति है, ठीक है, उसका जो पहला फेज है वो है 1947 से लेकर के 1962 तक। 1947 से 1962 तक। 1947 में इंडिया क्या हुआ था, आजाद हुआ था। और 1962 तक जो है, 1962 में चाइना ने इंडिया पे एक तरफा वन साइडेड वॉर डिक्लेयर कर दिया था। और जो ये फेज है, फर्स्ट फेज, इसको ऑप्टिमिस्टिक, आशावादी, नॉन अलाइनमेंट, गुट निरपेक्षता के नाम से उन्होंने संबोधित किया। एंड दिस पीरियड इज मार्क्ड विद अ सेटिंग ऑफ बाइपोलर वर्ल्ड with camps led by United States and USSR। ये जो पूरा काल है एक तरीके से बायोपोलर वर्ल्ड यानी द्विध्रुवीय विश्व के रूप में ही जाना जाता है, ठीक है। और इसमें दो जो राज्य थे, यूनाइटेड स्टेट मतलब यूएसएसआर और अमेरिका के बीच में ही चल रहा था जो ये पूरा काल था। अब वहां पे इंडिया के जो ऑब्जेक्टिव्स थे यहाँ पे इस फेज में, वो था एक तो अपनी जो संप्रभुता है हमारी, जो हमारी अर्थव्यवस्था का पुनर्निर्माण, ठीक है, और जो हमारी अखंडता है उसको बचाए रखने का के लिए जो है काम करना है इंडिया को। संप्रभुता और इकोनॉमिक पुनर्संरचना और जो इंटीग्रिटी है हमारी, उसको सुरक्षित रखने के लिए इंडिया इंडिया के लक्ष्य हैं। एंड इंडिया जो था, इंडिया वाज वन ऑफ द फर्स्ट कंट्रीज टू बी डीकोलोनाइज्ड। जो सबसे पहले जो देश औपनिवेशीकरण से मुक्त हुए थे, औपनिवेशवाद से मुक्त हुए थे, उसमें इंडिया उनमें पहले देशों में से था। इसलिए यह स्वाभाविक था इंडिया के लिए कि जो एशिया और अफ्रीका के जो राष्ट्र हैं, नौ स्वाधीन राष्ट्र हैं, ठीक है, उनका नेतृत्व जो है एक समतामूलक विश्व व्यवस्था की तलाश में उनका नेतृत्व भारत करे, ऐसा उस समय की टाइम की मांग थी, डिमांड थी इंडिया के लिए, ठीक है। क्योंकि इंडिया नौ स्वाधीन देश था, हमारा जो ब्रिटेन के उपनिवेश रह चुके थे। और वही उसी समय क्या हुआ था, जब 1947 में भारत आजाद हुआ, तो उसी समय अराउंड उसी के टाइम पे सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी खत्म हुआ था और शीत युद्ध के एरा का शुरुआत हो गया। शीत युद्ध की जो एरा है, जब उसका शुरुआत हुआ, तो उस उसमें जो पूरी दुनिया है दो ध्रुवों में बट गई थी, ठीक है, और दो पावर ब्लॉक्स में बट गई थी। एक तरफ था यूएसएसआर और दूसरी तरफ था यूएसए। और ये लोग क्या कर रहे थे, अपना एक दूसरे पर अपनी श्रेष्ठता साबित करने में लगे हुए थे। कोल्ड वार चल रहा था, तनाव चारों तरफ पूरी दुनिया में फैला हुआ था। सोचो आप, कितना लंबा समय चला था कोल्ड वार, अराउंड 50 ईयर्स तक, 40 ईयर्स तक कोल्ड वार का फेज चला था। तो ये बायपोलर वर्ल्ड था, पूरा दुनिया बायपोलर वर्ल्ड में बटा हुआ था, ठीक है। उसमें कई सारे ऐसे नाटकीय मोड़ भी आए थे, जैसे क्यूबा संकट आ गया था एक बार, अमेरिका के बिल्कुल नाक के नीचे यूएस ने मिसाइल लॉन्चर ले करके क्यूबा में स्थापित कर दिया था यूएसएसआर ने 1961 के करीब। ये हमारा फेज चल ही रहा था उसी समय पे। तो ये इस समय इंडिया का जो ये इनकी जो इंडिया की और जो भारत के साथ ही और भी जो अदर स्वाधीन देश थे, नौ स्वाधीन देश, उनकी संप्रभुता की रक्षा, उन और उनके आर्थिक निर्माण, ये सब की जो उनकी अखंडता थी उसकी रक्षा, ये सब की जो है रिक्वायरमेंट काफी ज्यादा थी उस टाइम पे, ठीक। तो इसलिए इंडिया
इंडिया ने नॉन अलाइनमेंट का पॉलिसी भी लेकर के आया था उस समय पे, और इसीलिए इंडिया का ये जिम्मेदारी भी था, क्योंकि इंडिया जो है कुछ पहले तो ऐसे राष्ट्रों में था जो आजाद हुए थे उस समय, तो एशिया अफ्रीका के देशों की जो एक समतामूलक विश्व व्यवस्था की तलाश में थे, उनका नेतृत्व करना भी भारत की एक क्या थी, समय की मांग थी, डिमांड थी। तो ये हमने एक बार रिवाइज कर दिया इस टॉपिक को। ठीक, तो अब यहाँ पे हम देखते हैं कि कुछ तीसरी दुनिया के देश यहाँ पे देखो आप। ठीक है, दिस इज कॉल्ड पोस्ट वर्ल्ड। ये जो है पोस्ट मॉडर्न कंट्रीज हैं, आपको ये देखना जरूरी है, ताकि आप दुनिया के देशों का भी एक, सॉरी, मॉडर्न, पोस्ट मॉडर्न कंट्रीज है मतलब ये काफी डेवलप्ड कंट्रीज हैं, और ये सेकेंड वर्ल्ड में आता है। ठीक है, साम्यवादी देशों को सेकेंड वर्ल्ड में रखा गया। And these red highlighted countries are third world। थर्ड वर्ल्ड का मतलब क्या है? थर्ड वर्ल्ड का मतलब है कि जो विकासशील देश, गरीब देश है, जो औपनिवेशिक इनका इतिहास रहा है, जो औपनिवेशवाद का शिकार रहे हैं। ठीक है, सॉरी, उपनिवेशवाद का शिकार रहे हैं जो देश, वो थर्ड वर्ल्ड में आते हैं। और इन देशों में जो है अक्सर आपस में ही सीमा विवाद होता है, और तानाशाही प्रवृत्तियां पैदा हो जाती हैं बिकॉज ऑफ द, क्योंकि देश में इतने संसाधन नहीं होते हैं कि वो उनका जो है एक सकारात्मक राजनीति कर सके। तो इस दृष्टिकोण से जो यहाँ पे तानाशाही व्यवस्था विकसित हो जाती है। ठीक है, तो ये पूरा हमने देखा, दुनिया का एक सिनेरियो देखा, जो लिस्ट डेवलप्ड कंट्रीज भी हैं इसमें, जो थर्ड वर्ल्ड में आते हैं, लिस्ट डेवलप्ड कंट्रीज और डेवलपिंग कंट्रीज। इंडिया भी थर्ड वर्ल्ड में आता है। अब सेकेंड फेज जो शुरू होता है, सेकेंड फेज होता है 1962 टू 71। इसमें क्या हुआ था? एक तो यहाँ पे चाइना ने इंडिया पे आक्रमण किया था, हमारा अक्साई चीन वाला जो पोर्शन था उसने ले लिया था, छीन लिया था। और यहाँ 1971 में क्या हुआ था? इंडो पाकिस्तान वॉर हुआ था, इंडो पाक, यानी कि, और बांग्लादेश का जो फ्रीडम मूवमेंट्स था। ठीक है, तो इस समय क्या हुआ, इस फेज में इंडिया यथार्थवाद को डिकेड ऑफ रियलिज्म, मतलब इन ये जो था एक यथार्थवाद का टाइम था, मतलब एक तरीके से हमारा आइडियलिज्म से विश्वास उठता हुआ दिखाई देगा यहाँ पे। और ये रिकवरी करने का टाइम था, इंडिया काफी नुकसान हो चुका था 62 के वॉर में। और 62 के वार के बाद जो है हमने एक काफी व्यवहारिक, एक तरीके से सुरक्षा और राजनीतिक जो चुनौतियां हैं उस पर हमने प्रैग्मेटिक चॉइसेस बनाए, व्यवहारिक चुनाव किए, एंड इट लुक्ड बियॉन्ड नॉन अलाइनमेंट। और ये गुटनिरपेक्षता से परे देखने का दृष्टिकोण लेकर के आया गया इसमें, इन द इंटरेस्ट ऑफ नेशनल सिक्योरिटी, जो राष्ट्रीय सुरक्षा है उसके हित में। ठीक है, उसके हित में, इट लुक्ड बियॉन्ड नॉन अलाइनमेंट इन द इंटरेस्ट ऑफ द नेशनल सिक्योरिटी, राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में हमने अब गुटनिरपेक्षता को एक तरीके से बाय बाय करने का टाइम आ रहा था। ठीक है, और कंक्लूडिंग अ नाउ लार्जली फॉरगेटन डिफेंस एग्रीमेंट विद यूएस इन 1964, और यूएस के साथ हमने एक सुरक्षा समझौते पर सिग्नेचर किया। हालांकि इंडिया पर जो है, इंडिया के ऊपर कश्मीर को लेकर के काफी एक्सटर्नल प्रेशर था, जैसे कि ताशकंद एग्रीमेंट 1965 में हुआ यूएस और यूके के बीच में। ठीक है, लेकिन इंडिया को सिग्नेचर करना पड़ा था। और इसी तरीके से थ्रू द ताशकंद थ्रू द ताशकंद agreement, both India and Pakistan agreed to withdraw all armed forces to pre-war position।
जो ताशकंद में समझौता हुआ, उसके बाद ये हुआ कि पहले भाई युद्ध से पहले जो स्थिति थी वहां पे वापस लौटना था, और जो हमारा कूटनीतिक संबंध थे उनको फिर से स्थापित करना था, और इकोनॉमिक और शरणार्थियों के और या और अन्य प्रश्नों को जो है पर चर्चा करनी थी। हालांकि जो ये एग्रीमेंट था, इसमें कोई नो वार पैक्ट नहीं था कि अब युद्ध नहीं करेंगे, ऐसा कोई भी इसमें पैक्ट नहीं था, या कोई भी ऐसा रिनाउंसिएशन नहीं था पाकिस्तान का कश्मीर की एग्रेशन को लेकर के। एज पाकिस्तान इज नॉट अलाइड टू द यूएस, क्योंकि पाकिस्तान जो है उस समय यूएस का एलाई नहीं था। तो इसलिए क्या हुआ कि इंडिया ने क्या किया कि अब यूएसएसआर की तरफ इंडिया का झुकाव होने लगा। इसी दौरान पाकिस्तान यूएस से यूएसएसआर की तरफ, और 1971 में जो वॉर हुआ था उस समय पाकिस्तान, चाइना और यूएस करीब करीब एक साथ ही थे इंडिया के अगेंस्ट में। फिर उसके बाद से तीसरा फेज आता है। तीसरा फेज जो था 1971 से 1991 में शुरू होता है, ग्रेटर इंडियन रीजनल एसोसिएशन आप कह सकते हो। और इंडिया ने यहाँ पर कुछ जो है हार्ड पावर जो है हमारी हार्ड पावर का एक तरीके से यूज दिखाया, रिमार्केबल यूज दिखाया, प्रदर्शन दिखाया, जब बांग्लादेश को आजाद कराया भारत ने। इंडिया पाकिस्तान वॉर हुआ 1971 में, और बांग्लादेश को आजाद करा दिया गया भारत के द्वारा, सॉरी भारत के द्वारा, राइट, भारत के द्वारा। However, it was a particularly complex phase as US-China-Pakistan axis that came into begin being at this time seriously threatened India's prospects as a regional power. यहाँ पे हमने बात किया ना यूएस चाइना और पाकिस्तान की जो धुरी उभर करके इस युद्ध में सामने आई थी, ठीक है, वो भारत के एक क्षेत्रीय शक्ति के रूप में जो उभार था, उसके लिए एक खतरा बन करके दिखाई दे रहा था उस समय, ठीक है। और इंडिया आल्सो फेस्ड सैंक्शंस फ्रॉम यूएस। इंडिया पर यूएस की तरफ से जो है प्रतिबंध भी लगाए गए, और इन यूएस के जो एलाइंस थे, जो दोस्त थे, उनके द्वारा भी। जब इंडिया ने क्या किया था 1974 में, वो पीसफुल न्यूक्लियर एक्सप्लोजन किया था इंडिया ने, ठीक है, 1974 में। तो यूएस और उसके सहयोगियों के द्वारा क्या किया गया था, बैन कर दिया गया था इंडिया पर। और आगे जो है यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हो जाता है, विघटन हो जाता है, और जो कि इंडिया का एक बहुत ही नजदीकी क्लोज एलाई था। और उसके बाद से 1991 में आर्थिक मंदी आती है, ठीक है, इकोनॉमिक क्राइसिस होता है इंडिया में, एक तरीके से आर्थिक संकट इंडिया में उभर करके सामने आता है, और compelled India to look again at the first principle of the both domestic and foreign policy, and the combination of events as diverse as the Gulf War 1991 to 1992, the breakup of USSR 1991, long-standing economic stagnation and domestic turbulence came together in 1991। जो लंबे समय तक चलने वाला जो था मंदी, और एक तरीके से जो घरेलू उतार चढ़ाव था, उथल पुथल थी, वो दोनों एक साथ जो है 1991 में इंडिया में आई, और भारत में भुगतान संतुलन का जो संकट है वो शुरू हो गया था उस समय। तो फिर आया फोर्थ फेज। फोर्थ फेज जो है 1991 टू 1998 तक चला था,
और इसमें था सेफ गार्डिंग स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, जो हमारी सामरिक स्वायत्तता थी उसकी रक्षा करना था। ठीक है। और इस समय क्या था, यूनिपोलर वर्ल्ड हो रहा था, एक ध्रुवीय विश्व। एक ध्रुवीय विश्व कैसे हुआ, जब रसिया का डिसइंटीग्रेशन हो गया, विघटन हो गया। ठीक है। तो क्या हुआ कि एक यूनिपोलर वर्ल्ड बन करके सामने आया, और उसमें कौन था, यूएस। यूएस ही बचा था फिर, और यूएस ही एकमात्र शक्ति बचा था। यूएस ही एकमात्र उसकी कैपिटलिज्म जो है आइडियोलॉजी डोमिनेटिंग बची हुई थी। ठीक है। और इससे क्या हुआ कि इस यूनिपोलर वर्ल्ड की जो स्थिति बनी, उसमें भारत को इससे प्रोत्साहन मिला कि वो अपने जो वो विश्व की जो अफेयर्स हैं, वर्ल्ड अफेयर्स हैं, उसके प्रति अपने अप्रोच में परिवर्तन ले आए। एंड दिस क्वेस्ट फॉर स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, और ये जो भारत की एक तरीके से रणनीति सामरिक संप्रभुता को लेकर के जो तलाश थी, जो खोज थी, वो हमारा जो न्यूक्लियर वेपन का ऑप्शन था वो उसको सुरक्षित करने का दृष्टिकोण था। और फिर हमारा पोखरण सेकेंड हुआ 1998 में। और ये एक ऐसा समय था ये जब इंडिया जो है यूएस, इजराइल और आसियान के देशों के साथ अपने संबंध को और भी गहनता से स्थापित करने की दिशा में प्रयास करता हुआ दिखाई देता है, कदम बढ़ाता हुआ दिखाई देता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो इंडिया का एक तरीके से फ्रेंड था यूएसएसआर, मित्र राष्ट्र था यूएसएसआर, उसका विघटन हो गया था, और अब इंडिया को नए दोस्तों की तलाश करनी पड़ी। तो इसी दौरान हम क्या लेकर के आए थे, इसी दौरान हम लेकर के आए थे लुक लुक ईस्ट लुक ईस्ट पॉलिसी। इसी दौरान आई थी लुक ईस्ट पॉलिसी हमारी। नेक्स्ट हमारा फिफ्थ पेज है। फिफ्थ फेज में 1998 से 2013 तक का एरा हम देखेंगे। अब इंडिया यहाँ पे क्या है कि एक संतुलन स्थापित करने वाली शक्ति के रूप में उभरता हुआ दिखाई देता है। इस काल में इंडिया ग्रेजुअली एक्वायर्ड द एट्रीब्यूट्स ऑफ ए बैलेंसिंग पावर। भारत को जो है एक संतुलन स्थापित करने वाली शक्ति का जो है रोल मिलता हुआ दिखाई देता है यहाँ पे। और वो कैसे हो रहा है, चाइना का उदय हो रहा है। तो अब जबकि चाइना का उदय इस रीजन में होता है, और चाइना का जो उभार है उसको सबसे ज्यादा जो है चुनौती किसको मिली, इससे इससे सबसे ज्यादा चुनौती मिली अमेरिका को, यूएसए को। और यूएसए ने क्या किया, यूएसए ने देखा कि अब इंडिया जो है इस रीजन में एक बैलेंसिंग पावर के रूप में उभर रहा है, क्योंकि जो इंडिया और चाइना के बीच में बहुत बॉर्डर डिस्प्यूट्स भी हैं और जियोग्राफिकल प्रॉक्सिमिटी भी है। ठीक है। और भारत के अंदर ऐसी पोटेंशियलिटी है कि वो चाइना को मतलब चाइना को एक तरीके से कंट्रोल करने में यूज किया जा सकता है। तो यही सब चीजों को देखते हुए इंडिया को एक बैलेंसिंग पावर के रूप में देखा जाने लगा, जो पश्चिमी देश हैं ताकते हैं उनके द्वारा। ठीक है। और ये जो इंडिया और यूएस के बीच में एक न्यूक्लियर परमाणु समझौता हुआ था, जिसको हम 123 एग्रीमेंट भी बोलते हैं। ठीक है। उसमें आप इसकी झलक देख सकते हैं। और सेम उसी उसी समय, ठीक उसी टाइम पर इंडिया could also make common cause with China on climate change and trade, and consolidate further ties with Russia, helping to fashion BRICS into the major global forum. एक तरफ जहां पे यूएस के साथ इंडिया की डील हो रही थी, वहीं पे इंडिया जो है कुछ जो सामान्य कारण थे उन पर
कुछ कॉमन कॉज थे चाइना को लेकर के साथ, क्लाइमेट चेंज को लेकर के, व्यापार को लेकर के, ठीक है। और इस पर जो है चाइना के साथ इंडिया का कॉपरेशन बढ़ेगा, डेवलप होगा। तो मतलब दोनों देशों के दोनों तरफ से जो है इंडिया एक बैलेंसिंग पावर के रूप में यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है। और रसिया रसिया के साथ भी, रसिया के साथ जो ब्रिक्स को एक मेजर ग्लोबल फोरम के रूप में जो है स्थापित किया जाता है। तो ये एक तरीके से यहाँ पे इंडिया एक बैलेंसिंग पावर के रूप में इस फेज में दिखाई दे रहा है। अब जो सिक्स्थ फेज होगा वो 2013 से लेकर के अभी तक चल रहा है, अकॉर्डिंग टू द आवर एक्सटर्नल मिनिस्टर एस जयशंकर जी। और ये जो है एक एनर्जेटिक एंगेजमेंट दिखाता है एक तरीके से। और इस फेज में जो ट्रांजिशनल जियोपॉलिटिक्स है, ठीक है, वो ट्रांजिशनल जो जियोपॉलिटिक्स है, इंडियाज फॉरेन पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट हैज टर्न्ड इनटू मल्टी अलाइनमेंट्स। अब उस समय जो हम शुरू में इंडिया के जो नॉन अलाइनमेंट की पॉलिसी पर चल रहा था, इस समय जो चल रहा है एनर्जेटिक एंगेजमेंट के फेज में, उसमें आप देख सकते हो कि यहाँ पे मल्टी अलाइनमेंट की बहुत सारी जगहों पे इन्वॉल्व होना है इंडिया को, गुटनिरपेक्षता को पीछे छोड़ दिया गया। और उससे भी आगे जाकर के अब इंडिया जो है अपनी खुद की क्षमताओं को लेकर के क्या है, अवेयर है, जागरूक है। और एंड द एक्सपेक्टेशंस दैट द वर्ल्ड हैज ऑफ इंडिया, और इंडिया को लेकर के जो दुनिया को आशाएं हैं उसके उसके लिए भी क्या है, इंडिया एक तरीके से जागरूक है कि दुनिया को क्या आशाएं हैं हमसे। That India is among the major economics of the world is one factor। और कि जो भारत है वो एक तरीके से, इंडिया इज अमंग द मेजर इकोनॉमी, दुनिया की जो सबसे महत्वपूर्ण अर्थव्यवस्थाएं हैं वो भी, उनमें भारत एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है, ये भी एक महत्वपूर्ण फैक्टर है। And the relevance of India's talent is creating and sustaining global technology is also like to grow in time। और जो रिलेवेंस है इंडिया के, द रिलेवेंस ऑफ इंडियाज टैलेंट इन क्रिएटिंग एंड सस्टेनिंग ग्लोबल टेक्नोलॉजी, जो वैश्विक तकनीकियां हैं, ठीक है, उनको बनाने में और उनको बनाए रखने के लिए, ठीक है, जो रिलेवेंस है भारत का, वो भी समय के साथ बढ़ने की संभावना है, वो भी समय के साथ बढ़ेगा। इंडिया विलिंगनेस टू सेव द ग्लोबल नेगोशिएशन, भारत के जो वैश्विक स्तर पर जो बातचीत होती है उसको एक तरीके से आकार देने में इंडिया की भूमिका, जैसे कि जैसे सच एज कॉन्फ्रेंस इन पेरिस ऑन क्लाइमेट चेंज, मतलब पर्यावरण पर परिवर्तन पर पेरिस कॉन्फ्रेंस, ये उतना ही महत्वपूर्ण है। एंड बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है ये। एंड इंडिया हैज बीन एबल टू assert itself beyond South Asia through its approach toward the Indian Ocean। जो इंडियन ओशन में भारत की जो जो दृष्टिकोण है, ठीक है, हैज बीन एबल टू assert beyond the South Asia। साउथ एशिया से बाहर तक भी इंडिया जो है क्या करता है, अब डील कर सकता है, लाइक इंडियन ओशन रीजन में। अब इसको आप सागर इनिशिएटिव से देख सकते हो, ठीक है। एंड जो हमारा विस्तृत पड़ोस की नीति है, एक्सटेंड नेबरहुड की जो पॉलिसी है, ठीक है, उसके माध्यम से देख सकते हैं, जैसे कि एक्ट ईस्ट पॉलिसी हो गया एंड थिंक वेस्ट पॉलिसी हो गया। थिंक वेस्ट पॉलिसी एंड एक्ट ईस्ट पॉलिसी हमारे क्लासेस में देखेंगे। तो ये इंडिया का जो है साउथ एशिया से बाहर निकल करके अपनी फॉरेन पॉलिसी को फैलाने का जो है एक दृष्टिकोण यहाँ पे अप्रोच दिखाई देता है। यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा गया था 2019 में, उसको आप यहाँ पे देख सकते हो।
The long sustained image of India as a leader of the oppressed and marginalized nations has disappeared on account of its newfound role in emerging global order. ठीक है, तो ये प्रश्न आप खुद से करने की कोशिश करना, जो हमने यहाँ पे 6 फेजेस डिस्कस किए हैं। ठीक है, उसके आधार पर फिर हम इसको एक अलग से क्लास करेंगे, क्वेश्चन आंसर सेशन, उसमें जो है इसको डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर अगली क्लास में हम नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी ऑफ इंडिया देखेंगे, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको हमारे आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन समय समय पर मिलते रहे। अगर आपको इस टॉपिक में समझाए गए किसी भी कॉन्सेप्ट को लेकर कोई भी क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मैं खुद पर्सनली उसका रिप्लाई 24 घंटे के भीतर करूंगा। आप हमें सुझाव भी दे सकते हैं, ताकि अगर जरूरत पड़े तो हम उसमें सुधार कर सकते हैं। आप हमसे हमारी ओकुल वेबसाइट, हमारे फेसबुक पेज, ट्विटर पेज, टेलीग्राम चैनल या फिर ईमेल के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। ये सभी लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। और इन वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ, अपने कलीग्स के साथ शेयर करना नहीं भूलें, ताकि इनसे उनकी भी हेल्प हो सके। इस सेशन में हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले सेशन में बहुत जल्द। तब तक ओकुल के साथ लर्निंग को एंजॉय करते रहें। थैंक यू सो मच।